बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल हर तरफ ट्रम्प का चर्चा है और मुझे उस मुनासिबत से नहायत मौजू मेहमान हाथ आ गए हैं, क्योंकि एक तरफ वो मुसलमान हैं, दूसरी तरफ ट्रम्प के करीबी लोगों में से हैं, ट्रम्प के ज़बरदस्त हामी हैं शुरू दिन से, और मुस्लिम फॉर ट्रम्प के सरबराह हैं। वो मुख्तसर दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे लिए टाइम इनायत किया। तो आज के जरिए में हमारे साथ है सरबराह मुस्लिम फॉर ट्रम्प जनाब साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। और सबसे पहले, अभी भी आप ट्रम्प साहब के साथ ही हैं? डेफिनेटली, अभी भी डोनाल्ड ट्रम्प साहब और शुरू दिन से साथ? शुरू से 2015 से। अच्छा, तो उनका तो बड़ा एंटी मुस्लिम तशख़्ख़ुस सामने आ रहा है, तो आपने इसके होते हुए न सिर्फ ये बल्कि मुसलमानों की हिमायत भी उनको दिलवा रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं, दुनिया के अंदर नई ग्रुपिंग हो रही है, और बिलखसूस अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज़ हैं, अगर देखा जाए तो उसमें इट्स नॉट एंटी मुस्लिम, इस एंटी टेररिज्म, इस एंटी कॉन्फ्लिक्ट्स। आपने देखा कि बार बार उन्होंने कहा कि मेरी लेगेसी एज अ पीस कीपर होनी चाहिए, पीस यूनाइटर होनी चाहिए। बल्कि इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका में कई अमेरिकन मेरे जैसे समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब को नोबल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं इस वक्त आज भी वो गाज़ा की सिचुएशन को भी रिजॉल्व करने की, और उसके बाद यूक्रेन के इशू को भी बगैर किसी जंग के वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गज़ा के बारे में उन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया तो वो बड़ी शकील क़ल्बी का नमूना नहीं था, और मुसलमानों के साथ जो कुछ भी वहाँ पे हुआ वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की वाच पे नहीं हुआ, वो जो बाइडन के पीरियड के अंदर हुआ है। आज अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब उसको रीबिल्ड करने की कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ पे जंगों को सपोर्ट नहीं करना चाहते। वहाँ पे जो इस वक्त कत्लेआम है उसको डोनाल्ड ट्रम्प साहब सपोर्ट ना कर रहे हैं। बल्कि इसमें एक मैं और बात ये कहना चाहूँगा जो कि मेरे बड़े दिल के करीब है। हम सब मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से 9 मिलियन पॉपुलेशन इजराइल की इस वक्त पूरी दुनिया को रूल कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है अपनी मर्जी से, और उसकी वजह ये है अमेरिका को भी कंट्रोल वही कर रहे हैं। अगर आज आप देखें अमेरिका की अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल के पीछे वजह क्या है, इस वक्त दुनिया का हर जो नया स्टार्टअप है आईटी रिलेटेड वो इजराइल से शुरू हो रहा है। आप देखें कि उनकी सुप्रीमेसी के पीछे सीक्रेट क्या है, उनकी पॉपुलेशन क्या है, और दूसरा इस वक्त दुनिया इज द सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट, इस्लाम। लीडरशिप नहीं है। अरब लीग का रोल आप देख लें, OIC का रोल आप देख लें। मुसलमान अपने मुल्कों के अंदर रहते हुए भी कैदी लग रहे हैं, हॉस्टेज लग रहे हैं। क्या वजह है? हमें इन चीज़ों पे सोचना चाहिए। मुझसे कई दफ़ा ये क्वेश्चन हुआ कि आप फ़लस्तीनी हो तो आप क्या करें, आप किस तरह कौम को आगे लेकर जाएंगे। तो मैंने उनको यही कहा कई दफ़ा कि मैं अगर आज फ़लस्तीनी हूँ तो मैं चीज़ें रिजॉल्व करूँ, लेकिन वापस आके बच्चों के लिए मैंडेटरी कर दूं कि मैथ और इंग्लिश तुमने पढ़ना है। हमारे पास सिंगापुर की मिसालें मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर ली ने कहा था जिस शख्स का बच्चा स्कूल नहीं जाएगा उसको 1 साल की सज़ा दी जाएगी। आज जिस कंट्री में मैं बैठा हूं आज साबी साहब, एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है। इस वक्त बच्चों को ट्वीट करना होता है, बच्चों को ट्रोलिंग करनी होती है, वो भी उर्दू में करते हैं। अफसोस के साथ कहूँगा, मैं दुख के साथ, मेरे जैसे बंदे, आप जैसे बंदों को गालियां देने के लिए भी इंग्लिश नहीं लिख सकते। वो तो तरक्की किस तरह करेंगे? डायरेक्शन एक मजहबी पार्टी / सियासी पार्टी, डायरेक्शन तालिबान, डायरेक्शन TTP, इसी तरह हर दूसरा इस्लामिक कंट्री। क्या वजह है? आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ रवां दवां है। तो इसमें कसूर डोनाल्ड ट्रम्प का नहीं है, कसूर आपका अपना है। आपको टाइम आ चुका है, तवज्जो देनी होगी कि हमारी डायरेक्शन। लेकिन ये फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है और गज़ा में जो कुछ हो रहा है, इस तरह के वाक़यात की वजह से मुसलमान मुल्कों में इंतहा पसंदी पैदा हो रही है और TTP और तालिबान जैसी तंजीमें जन्म लेती है। साफी साहब, देखिए मैथ और इंग्लिश पे तवज्जो क्यों नहीं दे लेते? वो भी तो वेपन है, नॉलेज एक वेपन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए क्यों नहीं आगे बढ़ने की कोशिश करते? इकानमी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या वजह है? बर्बादी की तरफ जाना क्यों ज़रूरी है?
आप मुझे ये बताएं, अब 2025 में जंगों की गुंजाइश नहीं है। जंगें अब माशत के साथ, इकानमी के साथ जंगें हो रही हैं। जहाँ जंगें हो रही हैं वहाँ ड्रोन से हो रही हैं। और दूसरा, साहब जिस तरह मैंने कहा है कि ये चीज़ हम इजराइल से क्यों नहीं सीख रहे। उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जंगों को छोड़ के उन्होंने तालीम के ऊपर तवज्जो दी है। भारत की मिसाल आप देख लें, आपके साथ है। उनका सबसे बड़ा वेपन जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। आप उनसे सीखने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या वजह है कि आप आगे बढ़ने की बजाय पीछे ही जाना चाहते हैं? एक बंदा ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, उस तब्दीली का नारा लगाया उसने, नए पाकिस्तान का नारा लगाया। आज वो कहता है मैंने रियासत मदीना बनानी, वो कहता है जी आई एम सरप्राइज्ड। द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी इन पाकिस्तान is not related to English or artificial intelligence. I'm seriously worried about it. I'm seriously concerned. Okay, what is your direction? और वो must be / सियासी पार्टी, they are sympathizer with TTP. They are sympathizer with Taliban. वो उनकी स्टेटमेंट थी कि अगर उनके कल्चर में बच्चियां स्कूल नहीं जाती तो फिर नहीं जाना चाहिए उनको। It is embarrassing. It is embarrassing. लेकिन यहाँ पे आपको आपकी डायरेक्शन तालिबान की तरफ करके अमेरिकन कांग्रेसमैन, अमेरिकन लॉबियस्ट, उनके ऊपर डॉलरों की बारिशें। पता नहीं फिर बच्चे आपके सोच क्यों नहीं पा रहे। क्या वजह है कि आपकी आंखों पे और कानों पे पट्टियां क्यों बंधी हैं? आप क्यों नहीं देखते कि उनके खुद अपने बच्चे ठंडे माहौल में इंग्लैंड के अंदर पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन हम जैसे लोग तो सोच रहे हैं पाकिस्तान में कि अमरीकी जिस कौम ने डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी को कैसे अपना सदर मुंतखब कर दिया, जो सुबह कुछ कहता है शाम को कुछ कहता है। नहीं, 12 साल जो हुआ है, दर हकीकत उस कौम ने ये देखा है कि 12 साल, 8 साल बराक ओबामा के और 4 साल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ क्या किया। जब वो देखा है तो फिर उन्होंने मैंडेट दिया कि अब टाइम आ चुका है कि इधर अमेरिका आगे जाए या फिर नीचे जाए। एंड दिस इज हाउ द डोनाल्ड ट्रंप वांट। अच्छा, आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, तो अफ़गानिस्तान से मुतालिक ये जो बात की जा रही है कि वो बागराम एयरपोर्ट वापस मांग रहे हैं, ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का मैंडेट का हिस्सा था। जिस तरीके से पेंटागन डिमोरलाइज था, जिस तरीके से वहाँ से 11 बच्चों की डेड बॉडियाँ उठा के वो रात को भागे थे, ये उनका एजेंडा था। और बार बार वो कहते रहे हैं अपने स्पीचेस के अंदर कि बडग्राम एयर बेस बनाने में अमेरिका का कितना पैसा लगा था। और फिर बात आपने देखा होगा, उन्होंने इस चीज़ की भी ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो अपना असला वापस लेना चाहते हैं। नहीं तो वो असला कैसे वापस लेंगे? अब देखिए, वो चाहे खरीदें या जिस तरह लें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो असला आपके लिए ख़तरनाक है, पूरे रीजन के लिए ख़तरनाक है, पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है। लेने के तरीके कई हैं, देखें वो किस तरीके से, कौन सा तरीका अडॉप्ट। और बगराम एयरबेस किस लिए वापस लेना चाहते हैं? नई जंग का आगाज़ करना चाहते हैं क्या? अफगानिस्तान से तो अब अमेरिका को कोई ख़तरा नहीं है ना? नहीं, ख़तरा तो देखें ना, ख़तरा की मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। दोहा एग्रीमेंट के लिहाज से उनकी सरजमीन जो है वो दुनिया के लिए ख़तरनाक चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। दूसरा एक सबसे बड़ा ख़तरा, आज मुझे ये बताएं, आपके काबली ग्रुप और दूसरे ग्रुप आपस में वहाँ लड़ रहे हैं। बिल्कुल वही सूरत हाल बन रही है जो आज से 15 साल 20 साल पहले थी। दुनिया के लिए फिर एक नई थ्रेट बन रहे हैं। आपके अंदर घुस के पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन असला चल रहा है। ईरान परेशान है, आप परेशान है, चाइना परेशान है, उनके हालात, वो खुद परेशान है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हम क्या हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर। तो दैट इज, तो वो अफगानिस्तान, ट्रंप साहब इसी सोच के थे तो उनसे असला वापस लेना चाहते हैं। असला भी इसी सोच से वापस लेना चाहते हैं, बट ग्राम को भी लेना चाहते हैं, चाइना के हवाले से, ताइवान के हवाले से, ईरान के हवाले से, कई और फैक्टर हैं जिन हवाले से वो समझते हैं कि अफगानिस्तान को अपनी निगाहों के सामने रखा जाए ताकि दोबारा सितंबर 11 जैसा वाक़या। तो तालिबान की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आया है बगराम एयरबेस के मुतालबे पे? देखें, सबसे बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो किसी दरमियान की थर्ड पार्टी के बगैर डायरेक्ट डायलॉग करते हैं। इस वक्त तालिबान दे आर हैविंग डायलॉग विद देम डायरेक्टली। और इस वक्त तालिबान की सबसे बड़ी कमज़ोरी पैसा है। पहले भी वो इस तरह था, जो भी पैसे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको पैसे देती रही है, और इस वक्त फिर दोबारा इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनसे बात कर रही है, लेकिन इस दफ़ा पैसा कंडीशंस के साथ दिया जाएगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट कंडीशंस देती रही है। लेकिन एक वहाँ से जो अफ़गानियों को निकाला जा रहा है, जो अफ़गानी जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया था और अमेरिका ने इस उम्मीद पे उनको अपने मुल्क ले गए थे कि जी उनको वहाँ की शरीयत दी जाएगी, ये सब कुछ, तो ये बेवफाई नहीं है?
देखिए, बेवफाई नहीं, अभी तक वो प्रोसेस हो रहा है। कुछ लोग अभी यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, कुछ लोग ईरान में, दूसरे ममालिक में बैठे हैं, कुछ टर्की में हैं। उनका प्रोसेस होगा, लेकिन इमिग्रेशन इज अ बिग इशू राइट नाउ। अगर देखा जाए, आप देखें, सबसे बड़ा इशू हमारे पाकिस्तानी या दूसरे मुसलमानों का, जहाँ भी जाते हैं इंटीग्रेट नहीं करते, लोकल लॉज के रिस्पेक्ट नहीं करने, लोकल कवानीन की रिस्पेक्ट नहीं करनी। बल्कि मैं क्वेश्चन आपके चैनल के जरिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रखना चाहूँगा, क्या वजह है कि सारे मुसलमान क्रिश्चियन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं? क्या वजह है? अपने मुल्कों में, इस्लामिक कंट्रीज़ में वो नहीं रहना चाहते। हर दूसरे मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो क्रिश्चियन कंट्री के जाके। नहीं, इस्लामिक ममालिक तो सिटीजनशिप नहीं देते ना, तो इसलिए वो उस तरह। लेकिन आपको उम्रे और आपको हज तो फ्री देते हैं, फिर वो करें आप जाके। लेकिन ये अफसोस की बात है। नहीं, लेकिन इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप, पिछली मरतबा भी उन्होंने हुकूमत की थी, लेकिन इमिग्रेशन के मामले पे इतने सख्त क्यों हैं? देखें, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कैंपेन के जरिए सर्कमस्टांसेस बड़े चेंज हो चुके हैं। इमिग्रेशन के बारे में वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे इन्वेजन। 21-22 मिलियन लोगों का आ जाना दर हकीकत बराक ओबामा का एक प्लान था कि हाउ टू मेक दिस कंट्री वन पार्टी रूल, डेमोक्रेट। तो बड़े सिस्टम के जरिए ला के उन लोगों को स्विंग स्टेटों में एडजस्ट किया जा रहा था। एक बहुत बड़ी साजिश थी कि रिपब्लिकन पार्टी को सिरे से ख़त्म ही कर दिया जाए। तो ये दर हकीकत, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ माइग्रेशन नहीं हो रही थी, उसमें गैंग आ रहे थे, गैंग्स आ रहे थे, ड्रग्स आ रहे थे। 1 लाख से ज़्यादा अमेरिकन हर साल ओवरडोज ड्रग्स की वजह से मारे जा रहे हैं। चाइना डायरेक्ट फ़्लाइटें मैक्सिको भेज रहा था और वहाँ पे कई किस्म की चीज़ें वहाँ भेज रहा था, नशा रिलेटेड। और ना सिर्फ दहशतगर्दी के का खदशात थे, ड्रग्स आ रही थी, और लॉ एंड ऑर्डर का मसला था। और हकीकत यही डोनाल्ड ट्रंप साहब का मैंडेट था, टू मेक अमेरिका सेफ अगेन। तो उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। देखें, आज आपने अफ़गानिस्तान से लोगों को यहाँ पे रखा है, वो आपको क्या दे रहे हैं? ईरान ने उनको पनाह दी थी, वहाँ ईरान को क्या दे रहे हैं? क्या अमेरिका अपने आप को सेव करने का हक नहीं रखता? उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो तो कनाडा से भी कहता है कि जी आप हमारा 51वां स्टेट बन जाए। देखें, अगर देखा जाए इस वक्त 300 बिलियन मैक्सिको हर साल अमेरिका के पैसे सब्सिडीज़ या दूसरे हवाले से लेता है। 250 जो बिलियन है वो कनाडा लेता है। तो दर हकीकत यही डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि या तो हम वो पैसा देना बंद कर जाएं या फिर हमारा हिस्सा बनो आप। तो ये उसकी ख्वाहिश उन्होंने इजहार किया था। उनको 250 मिलियन मिलते हैं, 250 बिलियन हर साल सब्सिडीज़ हैं, डिफेंस के मद में और कई चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो आज अमेरिका, पॉइंट ये आ चुका है डोनाल्ड ट्रंप साहब का और दूसरे से दूर के, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आज वो ये कहते हैं अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल कर रहा है। मैं 35-36 साल से वहाँ पे रह रहा हूँ, कोई नया एयरपोर्ट नहीं बना 35 साल में, कोई नई हाईवे नहीं बनी। लेकिन यूक्रेन की जंग, यूरोप, जो कि यूरोप की जंग है, वो यूरोप नहीं लड़ रहा, अमेरिका लड़ रहा है। वो करप्शन की एक सबसे बड़ी ATM मशीन बन चुकी है यूक्रेन की वार। तो ये चीज़ें सोचना ज़रूरी था। नाज़रीन, साजिद तारड़ साहब के साथ गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे के मेहमान हैं जनाब साजिद तारड़ साहब। साजिद तारड़ साहब, यूक्रेन वार के बारे में उन्होंने कहा था कि मैं ख़त्म करूंगा, तो अभी तक उस सिलसिले में कोई सरगर्मी नज़र नहीं आई। नहीं, देखिए, मुलाकातें हो रही हैं। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इट्स नॉट दैट इजी। पुतिन इज़ अ वेरी नेशनलिस्ट और बड़े अरसे से वहाँ पे वो चल रहे हैं। वो किसी टर्म्स पे रशियन इंटरेस्ट को वो नहीं नज़रअंदाज करेंगे, इतना आसान नहीं है। और लेकिन उस पर मुसलसल डायलॉग हो रहा है। पिछले दौर में तो डायलॉग भी नहीं था, पिछले दौर में तो बस लॉटरी निकली थी लोगों की। मैं खुद ख़ासकर मिडल ईस्ट में मैं बिज़नेस करता हूँ। आप जाके किसी से पूछ लें वहाँ पे किस तरीके से यूक्रेन और रशिया से पैसा आ रहा है वहाँ पे, लेकिन वो सारा अमेरिकन पैसा है, सारा अमेरिकन पैसा, वो सारा अमेरिकन पैसा, सारा अमेरिकन पैसा। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन उसने तो अपने करीबी इत्तेहादियों मसलन यूरोपियन को भी नाराज़ कर दिया। तो ये अमेरिका को आइसोलेट नहीं कर रहे हैं? देखें, आइसोलेशन, मैं एग्री करूँगा आपके इस बात से, लेकिन दोस्तों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो जापान अमेरिका का सबसे बड़ा करीबी दोस्त है। 300% टैरिफ लगाते थे वो अमेरिका के चावलों पे। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का बहुत दोस्त है, लेकिन उन्होंने अमेरिका का बीफ वहाँ पे बैन कर रखा है। ये किस किस्म के दोस्त हैं जो आपको 200-200%, 300-300% टैरिफ आप पे लगाते हैं? आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये नहीं कहा कि उनको सज़ा देनी, लफ्ज़ देखें उनका, लफ्ज़ है रेसिप्रोकल टैरिफ।
रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि आप जितना टैक्स लगाएंगे हम उतना टैक्स लगाएंगे। तो इसमें नाइंसाफ़ी कहाँ है? लेकिन चाइना के साथ मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ नहीं है। देखें, पिछले 15 साल से अमेरिकन जितने थिंक टैंक हैं, अमेरिकन जितने पॉलिसी रिलेटेड लोग हैं, उन्हें 15 साल से उन्होंने देख लिया था कि चाइना के हमें दुनिया में अगर देखा जाए तो चाइना सबसे बड़ी थ्रेट होगी। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका की सुप्रीमेसी की 3 चीज़ें हैं, इकानमी, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री स्ट्रेंथ। और इसमें अगर देखा जाए तो अमेरिका का सिर्फ एक ही अपोनेंट है, वो चाइना है। तो पिछले सदूर जो थे वो इस काबिल ही नहीं थे कि चाइना की आंखों में आंखें डाल सकें। छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी पिछली टर्म के अंदर टैरिफ बढ़ाया था, बाइडन साहब ने आके चाइना का टैरिफ जो था वो ख़त्म नहीं किया था, उसको एंजॉय करते रहे। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप साहब हैज़ आइडेंटिफाइड इट कि चाइना इज़ द ओनली अपोनेंट वी हैव टू गो आफ्टर, और वो उसके पीछे सीरियस हैं, अपना मैंडेट डिलीवर करेंगे। 4 साल अफसोस के साथ है, कई लोग इस वक्त दुनिया में समझते हैं कि क्या वजह है डोनाल्ड ट्रंप क्यों पैनिक नज़र आते हैं। वाकई पैनिक नज़र आते हैं। उसकी वजह यह है कि उनके पास सिर्फ 4 साल है, क्योंकि दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो 4 सालों के अंदर, पहले साल के अंदर वो अपने सारे टफ डिसीजन लेंगे, फिर दूसरे साल उससे कम डिसीजन, और इसी तरीके से वो 4 साल, और आखिरी साल के अंदर वो अपने इलेक्शन की तैयारी कराएंगे अगले रिपब्लिकन सदर के लिए। तो दर हकीकत जब टाइम कम और मुकाबला सख्त हो तो फिर आप पैनिक ही नज़र आते हैं। लेकिन उल्टा पैनिक तो ट्रंप साहब नज़र आ रहे थे, क्योंकि एक मरतबा बढ़ा दिए, फिर दरमियान में और बढ़ा दिए, फिर कुछ वापस ले लिए, कुछ को मोहलत दे दी, चीन के कुछ एग्जाम कर दिए। उसके मुकाबले में चीनी क़यादत बड़ी आराम के साथ और सुकून के साथ वो अपना जवाब दे रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि इसमें अल्टीमेटली नुकसान अमेरिका का होगा और चीन के जो पावर बनने की सलाहियत है वो और बढ़ जाएगी? नहीं, बढ़ने की सलाहियत देखें, अगर आप चाइना के इंटरनल हालात देखें, इस वक्त उनका रियल एस्टेट सेक्टर और कई सेक्टर जो हैं वो उनके हालात ख़राब हैं वहाँ पे। यहाँ पे ये बात है, उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट शी जो हैं वहाँ पे इलेक्शन नहीं होते जिस तरह अमेरिका में होते हैं। पुतिन साहब को अगले टर्म की फ़िक्र नहीं है। वो किसको फ़िक्र है? वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को फ़िक्र है कि मैंने मैंडेट डिलीवर करना है। प्रेसिडेंट शी आज मैंडेट डिलीवर ना करे तो कोई रिमूव नहीं कर सकता उनको। कांग्रेस और सेनेट के इलेक्शन में उनको चैलेंज नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें अमेरिकन पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। इसीलिए वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, ही ऑलवेज बिहेव डिफरेंटली देन चाइनीज़ और द रशियंस। लेकिन अमेरिकन की 2-3 हवालों से क्रेडिबिलिटी थी और पूरी दुनिया में उनकी मिसालें दी जाती थी। एक तो इमिग्रेशन का था, और दूसरा उसके साथ साथ ये भी था कि नौकरी और जॉब का तहफ़्फ़ुज़। उन्होंने एक ही हफ्ते में हज़ारों लोगों को बेरोज़गार कर दिया, हत्ता कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ही ख़त्म कर दी। इसकी मिसाल मैं देना चाहूँगा साफ़ी साहब के कोविड के बाद फेडरल गवर्नमेंट, ये फैक्ट है, रियलिटी है, लेकिन लेफ्ट विंग मीडिया इसको बताता नहीं है, जिसको हमेशा डोनाल्ड ट्रंप साहब फेक न्यूज़ कहते रहे हैं। अगर देखा जाए तो कोविड के बाद फेडरल गवर्नमेंट आज भी 90% बंद थी, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था वहाँ से। वॉशिंगटन डीसी की 90% फेडरल एम्प्लॉयज़ दे वर वर्किंग फ्रॉम होम। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये देखा अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि फेडरल एम्प्लॉय तो काम ही नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो वैसे क्रूज कंट्रोल पे चल रही है। तो इसी वजह से उन्होंने आके जो चीज़ें, करप्शन जिन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व थी, उनको बंद किया। और फिर उसके बाद मैं इमिग्रेशन की तरफ आना चाहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट एन एंटी इमिग्रेशन, वो खुद एक इमिग्रेंट के पोते हैं। उनकी 3 बीवियों में से 2 बीवियाँ इमिग्रेंट, न्यूयॉर्कर हैं। न्यूयॉर्क में रहने वाला बंदा एंटी इमिग्रेशन नहीं हो सकता। हाँ, वो ये ज़रूर कहते हैं कि दीवार फैलांग करना आओ, सामने के दरवाजे से आओ। उन्होंने अगले दिन स्टेटमेंट दी थी, 2 चीज़ें इमिग्रेशन किस तरह, उन्होंने गोल्डन वीज़ा इंट्रोड्यूस कराया है कि अगर आप 5 मिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको गोल्डन वीज़ा देंगे, जो सिटीजनशिप भी जिससे आपको मिलेगी। दूसरी स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि जो बच्चा यहाँ के आके पढ़ेगा, डिग्री लेगा, हम उसको ग्रीन कार्ड देंगे। तो दर हकीकत ही इज़ नॉट एंटी इमिग्रेशन, ही इज़ एंटी सिस्टम के बॉर्डर से लोग आ रहे हैं जिनका कोई पता नहीं है कि क्यों आ रहे हैं। आइदर वो अमेरिका में आके धमाके करना चाहते हैं, अमेरिका में ड्रग बिजनेस करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और दूसरा, मैं ये भी चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आप अमेरिकन वैल्यूज़ के साथ अलाइंड नहीं हैं, अगर आप अमेरिकन लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखते, आपको अगर इस चीज़ के बारे में मुगालता है कि अमेरिका इज़ अ क्रिश्चियन कंट्री, तो आपको अमेरिका में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अमरीकी
जो दूसरी जगह जाते थे और मुदाखलत करते थे, और अभी तक ये उसी का तसलसल है कि यूक्रेन में भी वो जाते थे, अफ़गानिस्तान में भी वो जाते थे, मिडल ईस्ट में भी वो जाते थे। तो अब जो मिडल ईस्ट वो जा रहे हैं तो क्या एजेंडा है उनका? देखिए, इस वक्त साफ़ी साहब मेरी नज़र के अंदर अगर देखा जाए तो 2025 दौर आ चुका है कि जंगें, मैं उसमें इंसान नहीं लड़ेगा, ड्रोन से जंगें होंगी, मिसाइल्स के साथ जंगें होंगी, और उसके बाद इकानमी के साथ जंगें होंगी, नॉलेज की जाए। आज मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, आज किसी कंट्री का इंटरनेट आज बंद कर दिया जाए, उसकी आर्मी नेवी सारी उसी के साथ ख़त्म हो जाती है। तो देखा जाए तो जंगों की नौयत तब्दील हो चुकी है। इस वक्त ज़रूरत थी कि अमेरिका अपनी किसी और तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करे, और वो कर रहे हैं। मैग्निफिसेंट 7 जो बड़ी कंपनियां हैं इस वक्त, आप देखें ताइवान वहाँ पे जाके माइक्रोचिप्स बनाने के बारे में सोच रहा है, और इस तरह की कई स्पेस के अंदर टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिस पे आज भी अमेरिका जो है उसकी मनापली है, और उस मनापली को मेंटेन रखना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा चीमा साहब कि दुनिया के अंदर जंगों के जो पुराने असूल थे उसमें इन्वेशंस होती रही है। अलेक्जेंडर पाकिस्तान आया था तो अगर देखा जाए तो वो दिस इज़ पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर। अगर देखा जाए तो रशिया पूरे यूरोप में जर्मनी तक चला गया था। अगर देखा जाए तो चाइना नॉर्थ कोरिया तक और वियतनाम कंबोडिया तक चला गया था। तो अगर देखा जाए तो अमेरिका वाज द सोल सुपर पावर, वो अपने एलाइज के साथ जाता रहा है। अब देखें, यूरोप को मार्शल प्लान दिया था, और यही एक ट्रेजेडी है कि मार्शल प्लान दिया था कि डिफेंस हम करेंगे, और लेकिन यूरोप उसको अब्यूज़ करता रहा है, नेटो में अपने पैसे नहीं देता रहा, अपनी जंगें खुद नहीं लड़ता रहा, और आज टाइम आ चुका है कि अमेरिका इज़ री थिंकिंग अबाउट इट। मेरे ख्याल में जिस तरह मैं एक प्रॉपर इसका वर्ड है, द वर्ड इज़ रिकैलिब्रेटिंग। रिकैलिब्रेशन हो रही है पूरी दुनिया की, और मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब इज़ द ओनली पर्सन हु वाज एबल टू डू इट और हैज़ एबिलिटी टू डू इट, एंड ही इज़ डूइंग इट। अच्छा, हमारे बारे में बाकी दुनिया तो वो जाने और उनका काम जाने, हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग एलाई विद द यूएस, और आज से नहीं है, 1947 से है। और देखा जाए अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो जब डिवीज़न हुई आपकी, जब इंडिपेंडेंस हुई, तो भारत एक बहुत बड़ा कंट्री था, मिलिट्री के साथ ज़्यादा सोर्सेज वहाँ चले गए। तो लेटर ऑन यू बिकेम अ डिफेंस स्टेट, अ गैरिजन स्टेट, और आज वो आपकी ज़रूरत है। आप उस एलिमेंट को अपने सिस्टम में से, अपने उसमें से नहीं निकाल सकते। यू हैव टू रियलाइज इट। और दूसरी बात ये मैं करना चाहूँगा, जेडी वैंस साहब ने रिसेंटली कहा म्यूनिख के अंदर कि जमहूरियत का एक एजेंडा, एक मॉडल हर जगह फिट नहीं आता। जमहूरियत के मुख्तलिफ मिजाज हैं। तो आज आपकी एक मजहबी / सियासी पार्टी ने मिलियंस बिलियंस डॉलर्स की बारिश की है वहाँ पे, जहाँ पहले कहते रहे एब्सोल्युटली नॉट, फिर उसके ऊपर जलसे करते रहे हैं एंटी अमेरिकन सेगमेंट पे, लेकिन टस से मस नहीं हुए। उन्हें पता है कि वी हैड अ रिलेशनशिप विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और आज भी अमेरिका के रिलेशनशिप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक्सीलेंट है, और ये इसी तरह रहेंगे। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इज इंटरेस्टेड इन वाचिंग हिज इंटरेस्ट, एंड ही वांट्स पाकिस्तान टू बी सेफ एज एन एलाई। तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो आज भी रिलेशनशिप आज के आपके ठीक हैं, चाहे आप उसको अफ़गानिस्तान के तनाज़र से देखें, चाइना के तनाज़र से, ईरान के तनाज़र से, लेकिन योर जियोग्राफिक लोकेशन इज़ सो इम्पोर्टेंट कि इसको इग्नोर नहीं। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि मिलियन बिलियन डॉलर्स लग रहे हैं लॉबिंग के लिए, तो उस अमेरिका में तो लॉबिंग काम दिखाती है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप को माइल नहीं करेंगे उस तरफ? तो बड़ा जोर लगाया उन्होंने, हाँ, बहुत जोर लगाया, कम थोड़ी जोर लगाया। फ्रीडम एक्ट कर रहे हैं जी, आप सोचें उनसे अफसोस के साथ। ये मैं साफ़ी साहब, ये यहाँ का पैसा किस तरह लग रहा है ज़रा देखें। 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 7 करोड़ पाकिस्तानी भिखारी हैं। कोई मुझे जवाब दे सकता है कि आरफ अलवी साहब का CNN पे 3 मिनट के सेगमेंट के लिए कितने मिलियन डॉलर लगे होंगे? आरफ अलवी साहब इज नॉट रेलिवेंट फॉर CNN। आरफ अलवी हैज़ नथिंग टू डू विद ऑन अमेरिकन चैनल। उनको जाने के लिए कितना पैसा लगाओ? 127 आर्टिकल लिखे गए हैं फॉरेन जरीदों के अंदर। कोई बता सकता है कितने मिलियन डॉलर्स लगे हैं उनके ऊपर? इस पाकिस्तान का पैसा है, जहां से भी है वो जा रहा है, लग रहा है। हो सकता है उन्होंने उनकी हैसियत और चार्म और एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी होने के नाते लिखे हो। भाई मुझे ये बताएं, यकीन करें, पाकिस्तान, मैंने कई दफ़ा अमेरिकन से पूछा है कि वेयर इज़ पाकिस्तान, किसी को कोई पता नहीं पाकिस्तान कहाँ है, किसी को कोई पता नहीं जियोग्राफिकली वेयर यू लोकेटेड एट।
आप अगर देखा जाए खान साहब को, मैं समझता हूँ आप किसी अफगानी से कहीं से पूछ लें, कई और दूसरे लोगों से पूछ लें हु इज इमरान खान, पीपल हैव नो क्लू अबाउट। इतना चार्म है कि वो आपके इश्क में CNN पागल हो जाए, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये जो इतने सेनेटर्स और कांग्रेसमैन ने खतूत लिखे और ये सब कुछ हुआ, तो जाहिर बात है कि वो पॉपुलर है इसलिए। इनसे पूछें, नहीं कोई पॉपुलर नहीं। इनसे पूछें कितनी लॉबी फर्मों को कितना पैसा दिया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे मैं उस सिस्टम का हिस्सा हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ पिछले 30 साल से। कोई कांग्रेसमैन सेनेटर जो है वो बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी इंटरेस्ट के एक कदम नहीं चलता। लेकिन दुख की बात है कि आपने पहले इस गेम को चलाया एब्सोल्युटली नॉट से, फिर आपने रजीम चेंज पे 55 जलसे किए, फिर आपने उन्हीं कांग्रेसमैनों के जाके आप उनके कदमों में हैं। आज आप वहाँ के एक ट्वीट के लिए तड़प रहे हैं, आप एक टेलीफोन कॉल के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं उनकी आंखें बंद हैं। और अपने बच्चे आपके ठंडे माहौल में सारा कुछ पढ़ रहे हैं। यहाँ के बच्चों की डायरेक्शन आप तालिबान की तरफ कर देते हैं। यहाँ के बच्चों को आप कहते हैं जिहाद करें आप। ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। अपने बच्चे क्यों नहीं बुलाते इस जिहाद के अंदर? ये क्या वजह है? लेकिन यहाँ के बच्चे, मैं इन बच्चों को भी ब्लेम नहीं करता, इन बच्चों के माँ बाप को ब्लेम करता हूँ। अगर आपका जवान बच्चा शाम को घर नहीं आता, आपकी बच्ची घर नहीं आती, तो माँ बाप को पता होना चाहिए कि ये सारा दिन कहाँ फिर रहा है, किन जलसों में जा रहा है, कि ये पढ़ क्यों नहीं रहे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंग्लिश मैथ पे तवज्जो क्यों नहीं दे रहे आप? क्या वजह है? ये सियासत नहीं, जिहाद, ये कौन सा स्लोगन है भाई? आज आपके एक पार्टी काले जादू की तरफ जा रहे हैं, काले बकर, काले जादू, ये क्या सारा सिलसिला? मैं तो बल्कि किसी इस्लामी स्कॉलर से, साफी साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इस्लाम में इसकी इजाज़त है? नहीं, मैं तो खैर स्कॉलर नहीं हूँ, मैं तो मामूली साधना सा एक गुनहगार मुसलमान हूँ। ये जो अभी 3 कांग्रेसमैन आए हुए हैं, तो ये किस मकसद के लिए आए हुए हैं? देखें, ये भी किसी इनके अगर देखा जाए तो इनके कहीं ना कहीं से सपोर्ट है, फाइनेंशियल लॉबी किसी की ना कोई तो इसके पीछे होगा। वरना दुनिया के आपको पता है यहाँ आने के लिए 24 घंटे की फ़्लाइट होती है, तो वैसे तो नहीं आते। इनको इतना पाकिस्तान से को मोहब्बत इतनी ज़्यादा तो नहीं होगी। अब मैं किन किन के नाम मैं चाहता नहीं कि लूँ, लेकिन ये भी किसी सिस्टम के ज़रिए आए हैं यहाँ पे। नहीं तो उनके एजेंडे में कोई इमरान खान से मुतालिक बात थी? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। उनके लाने वाले अगर उनको कहें शायद तो पुश करें, तो शायद कोई एक आध ट्वीट कर दें जिस तरह पहले भी करते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इतना उनको इश्क इमरान है कि वो उसमें पागल होते फिर रहे हों। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो साजिद तारड़ साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरके में। आज के जिरके में हमारे साथ हैं सरबराह मुस्लिम फॉर ट्रम्प जनाब साजिद तारड़ साहब। साजिद तारड़ साहब, एक ख़तरा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब चूँकि पाकिस्तान CPEC वगैरह के मामले में चीन के साथ बहुत आगे बढ़ा है, और चीन और अमेरिका की ये जंग जितनी गर्म होगी तो अमेरिका हमारे सामने वो रखेगा कि आप हमारे साथ है या हमारे साथ नहीं है। आप नहीं समझते कि वो वक्त आ गया है? ये पहले भी कई दफ़ा साफ़ी साहब आया ये वक्त, बल्कि पिछले PTI के हुकूमत में आपको पता है कि उनके कम्युनिकेशन मिनिस्टर को चाइना ने वीज़ा ही उन्होंने नहीं दिया था, और जिस तरीके थे उन्होंने CPEC प्लेट में रख के तो बंद कर दिया था। तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ये पहले भी होता रहा इस तरह। लेकिन अल्टीमेटली चाइना इज़ नेक्स्ट डोर टू यू, चाइना के साथ रिलेशनशिप। लेकिन मैं कई दफ़ा इस बारे में अमेरिकन से बात कर चुका हूँ। मेरे ख्याल में वो CPEC को इग्नोर करके लार्जर पिक्चर की तरफ जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान से ये नहीं कहेंगे कि चीन के साथ नहीं, चीन के साथ वो कहेंगे कि बैलेंस करें या किसी तरीके से somehow they will come up with some kind of formula to live with it। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प जंगों को ख़त्म करना चाहता है और डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना चाहता है, तो कोई इसका इम्कान है कि वो कश्मीर में भी दिलचस्पी जाए? मैं नहीं समझता। पिछली दफ़ा उन्होंने स्टेटमेंट दी थी जिसका बड़े स्ट्रांगली इंडिया की तरफ से आया था कि वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। और इस वक्त अगर देखा जाए, मैं इंडिया को बड़ा क्लोजली वॉच करता हूँ डिप्लोमेटिकली, और दूसरा उनकी जो लॉबी, जिस तरीके से उनका डायस्पोरा हैज़ बिकम टेक्नोक्रेट्स देयर इन द US। उनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर अरूज, फिर उसके बाद काश पटेल का वहाँ पे आना, फिर उसका JD वाई साहब की ऊषा का आना, और जो उनके 5 कांग्रेसमैन और कई उनका जो इन्फ्लुएंस है भारत का अमेरिका के अंदर, मैं नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रम्प विल रिपीट। डोनाल्ड ट्रम्प की टीम में
जितने इंडियन आ गए हैं और अच्छे अच्छे पोजीशन पे आ गए हैं और कोई पाकिस्तानी वहाँ पे नहीं है, तो आप नहीं समझते कि आखिर में अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप का रुख वो पाकिस्तान की तरफ कर सकते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर सकते हैं? कर भी रहे हैं, मेरे ख्याल में हो भी रहा है। दुख के साथ है हमारा डायस्पोरा पहले तो इतना तालीम याफ्ता नहीं है, और जो 4 तालीम याफ्ता हैं वो इश्क पीटीआई के अंदर बेचारे बीमार हैं। कई डॉक्टर बीमार हैं खुद बेचारे वहाँ पे। मैं अब क्या कह सकता हूँ, उनका डेमोक्रेट रिपब्लिकन पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, और अगर रिलेशनशिप है भी तो वो इसी किस्म का है कि आप लेटर लिख दें, ट्वीट कर दें, प्लीज़ भाईजान आप। तो आप देखें फिर यही होता है जिन ममालिक के डायस्पोराज बजाय लोकल। देखें मेरी शनाख्त अमेरिका है, मेरी शनाख्त रिपब्लिकन पार्टी है, मेरी शनाख्त डोनाल्ड ट्रंप है। मुझे बैलेंस करना होगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ पाकिस्तान मेरी मदरलैंड है, अमेरिका माई होमलैंड है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं दोनों को सर्व करूँ पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं। लेकिन ये देखें हमारा डायस्पोरा कभी IMF के सामने जुलूस निकालते हैं, कभी वाइट हाउस के सामने खड़े होते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। कुछ उसका रिजल्ट है? कोई रिजल्ट नहीं। लेकिन अफसोस है कि हमें वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कि हम वहाँ पे रह के अमेरिका की तरक्की का उसके बाद उसकी अमेरिका की सियासत के अंदर आज इस वक्त अशद ज़रूरत है कि किसी पाकिस्तानी डिसेंट नज़ाद का कांग्रेस में आना। लेकिन किसी की कोई ख्वाहिश नहीं है। PTI से टाइम मिले तो वो ये काम करेंगे। इस वक्त तो आप खुद क्यों नहीं बन जाते? देखिए मेरी ख्वाहिश थी इसमें, और अभी भी इट्स नॉट आउट ऑफ द क्वेश्चन येट। मेरा पहले ख्वाहिश थी खुद कांग्रेस में कंटेस्ट करूं इस चीज़ का, बल्कि कई पाकिस्तानी कंटेस्ट करते हैं फेसबुक के लिए, ट्विटर के लिए। मेरी ख्वाहिश थी कि अगर इलेक्शन लड़ूं तो जीतने के लिए लड़ूं। फिर उसमें मेरे जहन में फिर सितंबर 11 हुआ, मैं सोच में पड़ गया। फिर उसके बाद ये सोचा कि माई सन, मेरा लड़का जो है वो ला करके प्रैक्टिस करे और साथ इसमें आए, और ही इज़ डूइंग इट। लेकिन सून आइदर आई विल बी रनिंग माई सेल्फ और माई सन विल बी रनिंग फॉर द कांग्रेस। आपने इतनी बड़ी ज़ाहिरी बात है कि एक मुसलमान के लिए डोनाल्ड ट्रंप को ऑन करना और फिर बाकी मुसलमानों को भी उनकी हिमायत पे आमादा करना, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो आपको कोई ओहदा वगैरह आप लेना नहीं चाहते, या कि मिल नहीं सकता इंडियन लॉबी के असर की वजह से? नहीं, उसमें 2 चीज़ें हैं। मैं सिर्फ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में इंटरेस्टेड था, लेकिन किसी एडवाइजरी तक। उसकी वजह ये है कि मैं खुद, मेरा कारोबार है, मेरा बिजनेस है जो मैंने सारी ज़िंदगी लगा के शुरू किया है, उसको मैं जेपरडाइज नहीं करना चाहता। मैंने जब पहला पीरियड था डोनाल्ड ट्रंप साहब का, उसमें मुझे कई दफ़ा उन्होंने जॉबों के लिए कहा, लेकिन जब मैं सैलरी देखता था, जाता था चीज़ें, तो इट वाज नॉट वर्थ इट। और फिर उसमें किसी के साथ उसके साथ एज ए सपोर्टर जाना एक और है, एज ए एम्प्लॉय जाना और है। तो मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एम्प्लॉयमेंट, लेकिन शायद किसी एडवाइजरी काउंसिल में किसी में जाऊँ, इसमें अभी भी इट्स नॉट आउट ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा, ईरान के साथ क्या इम्कानात है, जंग के या बातचीत की कामयाबी के? देखिए, अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो ओमान के अंदर जो मीटिंग हुई है दोनों ममालिक की, इट वाज सूद मंथ थी मीटिंग। उसका अमेरिकन मीडिया ने भी उसको वेलकम किया है, और थिंग्स आर वर्किंग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। मेरे ख्याल में ईरान के साथ नेगोशिएशन हो रही है, डील होगी, और यही मैं समझता हूँ ईरान के लिए बेहतर है, पूरी दुनिया के लिए बेहतर। आखिर में फिर ये जो इतना डोनाल्ड ट्रंप होशियार है, वर्ल्ड विजन भी रखते हैं और पूरे इस वक्त के निज़ाम को बदलना चाहते हैं, तो वो बाज़ औक़ात इतनी जज्बाती और गैर संजीदा बातें क्यों कर लेते हैं? देखिए, दिस इज़ व्हाट हिज स्टाइल इज़। एक तो इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि ही इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन। ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन किस तरह होते हैं? मैं छोटी सी मिसाल जो बाइडन की दूंगा। 50 साल उन्होंने वाशिंगटन DC में गुजारे, 50 साल। अब अगर आप वाशिंगटन DC में जाके देखें तो हर सियासतदान के साथ 5-5, 6-6 एडवाइज़र होते हैं जो सारा दिन उनको बताते हैं कि आज हवा का रुख इधर से इधर है, आप आज ये स्टेटमेंट दें तो ये बेहतर होगा, ये पॉलिटिकल करेक्टनेस होगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब डज नॉट डू इट। उनका एक ट्रेडमार्क होता था, जहाँ जाते थे जेब से अपने हाथ की लिखी हुई तकरीर निकाल के सामने रख लेते थे, और लिखते कब थे? वो मार्कर के साथ जहाज़ के अंदर बैठ के वो बुलेट पॉइंट्स लिखते थे। वो किसी एडवाइज़र से, किसी से वो पहले ये नहीं करते थे कि तुम इसको पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछो कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। दिस इज़ व्हाट हिज स्टाइल इज़।
दिस इज़ हाउ द पॉलिटिशियन शुड बी। डोनाल्ड ट्रंप साहब और जो बाइडन का सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि जो बाइडन ने सियासत में आके पैसे बनाए, उन्होंने पैसे बना के सियासत में आए, जो कि एक सही तरीकाकार है। लेकिन उन पे भी तो इल्ज़ाम लगा कि अभी ये हालिया जो टैरिफ का सिलसिला था, इसमें डोनाल्ड ट्रंप के कारोबारी दोस्तों ने बहुत कमाया। देखिए, वो तो फिर इल्ज़ाम तो लगाते रहते हैं ना, वो तो लगेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी तक डायरेक्ट उनके ऊपर कोई ऐसा नहीं है जिस तरह हंटर बाइडन के ऊपर इल्ज़ाम है। छोटी सी एक मिसाल देना चाहूँगा, आखिरी दिन जो बाइडन साहब ने अब आखिरी घंटे के अंदर अपनी पूरी फैमिली, भाइयों बहनों को सबको पार्डन किया। कोई उसकी रीज़न बता सकता है कि क्यों किया? उन्होंने पूरी फैमिली को पार्डन कर गए। कोई ऐसा राज कौन से थे कि उनके पास सारी फैमिली, बहनें और भाई सारे इन्वॉल्व हैं किसी चीज़ में? हंटर बाइडन की स्टोरियाँ यूक्रेन के अंदर आज भी मशहूर हैं। हंटर बाइडन के ट्रैक आज भी चाइना के पास, चाइना के कई बोर्ड्स पे थे, कंपनियों में थे। व्हाइट हाउस जब भी जो बाइडन जहाँ जाते थे, एयरफोर्स वन के साथ, उसमें हंटर बाइडन साथ जाते थे। जितना अरसा वो जो बाइडन रहे हैं, हंटर बाइडन व्हाइट हाउस के अंदर रहे हैं। लोग क्वेश्चन ही करते रहे हैं कि वो तो अब सलाहियत, ये व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट थी कि सिर्फ 10 बजे से लेकर 4 बजे तक वो सेंसेस में होते हैं, उसके बाद उनको तो होश ही नहीं होता कि क्या मैं खुद कहाँ हूँ। लोग क्या सराहियाँ करते रहे हैं कि उनकी वाइफ जिल बाइडन वो चलाती रही है व्हाइट हाउस को, या उनके घर के अंदर एक एड था, मुलाजिम था, शायद वो डिसीजन करता रहा है। तो दर हकीकत उस दौर में और आज के दौर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन बड़े बड़े सरमाएदार और ट्विटर के मालिक जैसे लोग तो इनके साथ है ना। देखिए, मजबूरी, उनको आना पड़ा है। अगर देखा जाए तो, अगर मैं छोटी सी मिसाल दूं कि अमेरिका के अंदर जब इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ओथ लिया था, उसकी एक तस्वीर जो है वो पूरी अक्कासी करती है। उनके साथ इस वक्त जिनका मैंने पहले जिक्र किया, मैग्निफिसेंट 7, जिसमें मेटा भी आता है, जुकरबर्ग भी है, उसके अंदर एक्स भी है, उसके अंदर सारे लोग मौजूद हैं। वो सारे साथ खड़े थे और ये यूनिटी शो करते हैं कि वी आर स्ट्रॉन्ग। डोनाल्ड ट्रंप साहब सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, और फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। वो सारे लोग जो आगे अमेरिका को अगले लेवल पर लेके जाएंगे, ऑल ऑफ देम विद डोनाल्ड ट्रंप। तो ये स्ट्रेंथ शो करता है, वीकनेस नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब साजिद तारल साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन साहब के एक बार फिर शुक्रिया के साथ और इस तवक्को के साथ के प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे। आज के स्पेशल जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।